1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के महानायक फील्ड मार्शल मानेकशॉ की आज पुण्यतिथि है। उनके बलिदान और चतुराई की बदौलत भारत ने पाकिस्तान से 71 की जंग जीती थी और बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराया था। फील्ड मार्शल मानेकशॉ को ITV नेटवर्क और देश का सवाल की टीम का वंदन और आदर नमन। जी हां, नमस्कार। शाम के 7 बज चुके हैं और मैं लेकर आया हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। चीन बातचीत मान नहीं रहा और सीमा पर अपनी हेखड़ी दिखाने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने भी चीन से दो टूक कह दिया है कि रिश्ते बचाने हैं तो झुक जाओ, वरना युद्ध ही आखिरी विकल्प है और उसके लिए तैयार हो जाओ। इसके लिए चीन को चारों ओर से घेरने की तैयारी भी भारत ने पूरी कर ली है। उसकी चालबाजियों का जवाब समंदर से दिया जाएगा और उसको उसके दुश्मन समंदर में अंडरग्राउंड कर देंगे। तो क्या चीन समझेगा या दुनिया के नक्शे पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की पहचान को खो देगा? ये बड़ा सवाल है और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे एक बड़ी बहस। लेकिन आप उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और इससे पहले कि हम दिखाएं अपनी रिपोर्ट, हम आपको एक बात और कह देना चाहते हैं कि इंडिया न्यूज एक जिम्मेदार और जवाबदार चैनल है। भारतीय वायुसेना की ओर से की गई अपील का हम सम्मान करते हैं, जिसके तहत LAC के आसपास भारतीय वायुसेना की जो तैयारियां चल रही हैं, जो युद्धाभ्यास चल रहा है, उसकी कोई तस्वीर देश का सवाल नहीं दिखाएगा। इस विश्वास के साथ कि देश का सवाल और इंडिया न्यूज सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा। जी हां, तो इससे पहले कि हम बढ़े अपनी बहस की ओर, आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चालबाज चीन को दुनिया ने घेरा। नीले समंदर में भारत के लिए अमेरिका ने डाला डेरा। गुआन में होगी अमेरिका भारत की गर्जना। भूमाफिया बने ड्रैगन को जल्द मिलेगी सजा। ब्लू बैटल ग्राउंड में बिछी युद्ध की बिसात। जापान, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान भारत के साथ। ड्रैगन घिर गया है। जमीन और आसमान में भारत ने उसे घेर रखा है। समंदर में उसकी हेकड़ी निकालने के लिए अमेरिका ने 3 जंगी जहाज तैनात कर रखे हैं। जापान, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस अपनी जमीन पर नजर डालने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। भारत की लद्दाख सीमा पर चीन का बुरी नजर डालना उसे बहुत महंगा साबित पड़ने वाला है। भारत की ताकत का एहसास चीन को होने लगा है। उसके साम्राज्य की नींव हिलने लगी है। गलवान हो, जहां चीन आगे पीछे होने की चाल चल रहा है। देपसांग हो, जहां चीनी जवान अपने होने का एहसास कराकर भाग जा रहे हैं। या फिर दौलत बेग ओल्डी, जहां चीन कब्जा कर काराकोरम पास से शमसगम वैली तक पहुंचकर पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता हो। हर जगह भारत ने उसके इरादों को नेस्तो नाबूद कर दिया है।
भारतीय जवान उसके सामने दीवार की तरह खड़े हो गए। लेकिन चालबाज चीन अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रहा। वो पैंगोंग त्सो लेक में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो रहा। अब खबरें आ रही हैं कि फिंगर 4 पर चीन हेलीपैड बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि आगे बढ़े तो युद्ध तय है। चीन के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। भारत की इस दो टूक के साथ अमेरिका भी खड़ा है, जिसके 3 जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर में चीन के ऊपर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका ने थियोडोर रूजवेल्ट, रोनाल्ड रीगन और निमिट्ज वॉरशिप को फिलहाल दक्षिण चीन सागर में तैनात किया है। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक रीगन और रूजवेल्ट पश्चिमी प्रशांत महासागर में मौजूद हैं, वहीं निमिट्ज पूर्वी चीन सागर में गश्त कर रहा है। इसके साथ ही अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी सेना की तैनाती भारत की मदद के लिए दक्षिण चीन सागर में करेगा। From the Chinese Communist Party, so now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. ये सब देखकर चीन डरा हुआ है, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश में जुट गया है और धमकी दे रहा है कि अपनी नौसेना का मुंह हिंद महासागर की ओर मोड़ देगा। लेकिन शायद उसको लग रहा है कि केवल अमेरिका की सेना उसके मुकाबले के लिए खड़ी है। उसे नहीं पता कि समंदर में ड्रैगन को दबोचने के लिए उसके कई दुश्मन टकटकी लगाए देख रहे हैं और बस चीन की एक गुस्ताखी का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सतह पर चीन ने अमेरिका से आते युद्धपोत देखे, जी हां, जंगी युद्धपोत देखे, तो सतह के भीतर पानी के नीचे उसने अपनी परमाणु सबमरीन हिंद महासागर की ओर बढ़ा दी। जी हां, अब इससे पहले कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि आखिर चीन चाहता क्या है? भारत ने दो टूक कह दिया है। भारत ने कह दिया है कि आप पर निर्भर करेगा कि आप भारत के साथ कैसे रिश्ते चाहते हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा और बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल है। पैनल में मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं, पैनल में मेरे साथ राजनयिक हैं, मेरे साथ राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं। तो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि पूर्व राजनयिक और कई देशों के सलाहकार रहे डॉक्टर दीपक वोरा हमारे साथ हैं। हमारे साथ उस इलाके की चौकसी करने वाले जिन्होंने भारत मां की सेवा की है, ऐसे मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ विंग कमांडर अभिषेक मतिमान हमारे साथ मौजूद हैं और 2 राजनीतिक दल जो इस समय आमने सामने हैं, जिन्हें पता है कि इस समय सारा भारत 135 करोड़ देश और देशवासी इस समय चीन के खिलाफ युद्ध की तैयारी में हैं। वहीं आपस में सीमा के भीतर ये दोनों घमासान करने में लगे हुए हैं। मेरे साथ गोपाल अग्रवाल साहब और कांग्रेस की प्रवक्ता साधना भारती हमारे साथ हैं। मैं डॉक्टर दीपक वोरा आपका स्वागत करता हूं और आपसे सबसे पहला सवाल, भारत के राजदूत ने साफ कर दिया है कि यह चीन पर निर्भर करेगा कि वो भारत के साथ कैसे मधुर रिश्ते चाहता है। निर्माण बंद करे, देपसांग देमचौक में वो जो अपनी चौकस और जिस तरह से तैनाती कर रहा है वो कम करे और पीछे चला जाए। आपने बहुत अहम सवाल पूछे हैं अवस्थी साहब। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे एक मौका दिया आपके चैनल बनाने पर। रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म में आप सर्वश्रेष्ठ चैनल से माने जाते हैं, सो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि आपसे बातचीत करूंगा एंड अलॉन्ग विद कॉलीग्स जो आर्मी से हैं, जो एयरफोर्स से हैं और जो पॉलिटिकल लीडर्स भी आपके पास आए हैं। चाइना के बारे में हम लोगों के मनों में बहुत से लोग सोचते हैं कि एक मोनोलिथ है, एक तरह है और कोई ऐसी ताकत है जिसे हम समझ नहीं पाते। अगर थोड़ा सा इतिहास में हम चलें, कल्चरल रेवोल्यूशन जब वहां हुई थी इन द 1960s, माओ ने उस समय विद्यार्थियों से कहा था कि देखिए सब कुछ भूल जाइए, बहुत भ्रष्टाचार है, जाके पॉलिटिक्स करिए।
उसके बाद 89 में जब तियाननमेन स्क्वायर हुआ और स्टूडेंट्स आके कहने लगे कि भ्रष्टाचार तो अभी भी है और कुछ ही लोग अमीर हो रहे हैं, वही जो बेटे हैं या बेटियां हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स की, जिनको ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और जो जॉइंट वेंचर्स बन रहे हैं उनमें उनको हिस्से मिल रहे हैं, तो हमें क्या फायदा हुआ है? तो फिर जो लीडर्स थे उन्होंने कहा ओके आप पॉलिटिक्स मत करो। माओ ने कहा था पॉलिटिक्स करो, उन्होंने कहा पॉलिटिक्स मत करो, हम आपको अमीर होने का मौका देंगे। सर, जो हमारी जानकारी है, चाइना में प्रतिदिन कम से कम 100 डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं चीन के हिस्सों में। लोग मुखालफत कर रहे हैं कि आप जो बीजिंग में बैठे हैं या इधर बैठे हैं उधर बैठे हैं, आपका जो जिन लोगों का पार्टी से संबंध है, आप अमीर होते जा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? चाइनीज ने इसीलिए फ्री प्रेस को टॉलरेट नहीं किया है, गूगल को बंद कर दिया, इस पे बैन लगा दिया, उस पे बैन लगा दिया, ताकि लोगों को यह ना पता लगे किस तरह से अंदर से उनका सिस्टम खोखला हो चुका है। और इसी सिस्टम को बचाने के लिए एक्सटर्नल एडवेंचर वो करना चाहते हैं। सर, आपको याद होगा कि फिलीपींस के साथ जो उनका झगड़ा था साउथ चाइना सी में, वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फिलीपींस के हक में फैसला दिया। चाइना बोला मैं ये फैसला नहीं मानता, जबकि उन्होंने स्वीकार किया था कि उस फैसले को इंप्लीमेंट करेंगे। वियतनाम की शिप्स डुबो दी हैं, बहुत कुछ वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर से जब कोई खोखला होता है, कमजोर होता है और वो खुद देखता है कि अब इस तरह से मेरा भविष्य नहीं है, तो वो एक्सटर्नल एडवेंचरिज्म करता है। और सर, आपको एक चीज और बता दूं, अभी हाल ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट्स की मेंबरशिप के लिए इलेक्शन हुआ था। इंडिया को 182 वोट मिले थे आउट ऑफ 193। 8 वोट हमें, जो मुझे पता लगा है, लोगों ने गलत डाले थे, यानी हमें मिलने थे 190 आउट ऑफ 193 यूएन के जो सदस्य। इसका क्या मतलब है सर? पूरी दुनिया आपके साथ है, खड़ी है, चाहे वियतनाम है, चाहे फिलीपींस है, मलेशिया है, कोई भी हो, यूनाइटेड स्टेट्स, सब आपके सामने है। बस एक चीज जो मेरे जहन में है, पीपल वो वेटिंग, लोग रुके हुए थे कि जो बुलिंग टैक्टिक्स चाइना करता है, कोई खड़ा होके कहे इनफ, बुली का मुकाबला करे। और सारी दुनिया आज भारत की सराहना कर रही है कि हम खड़े होके कह रहे हैं अब हम तुझे ये दादागिरी नहीं करने देंगे। इट्स वेरी क्लियर टू मी सर। जी वोरा साहब, मैं आपके पास आऊंगा कि आखिर इस साम्राज्यवादी गुंडागर्दी, चीन की आखिर गुंडागर्दी कैसे कुचली जाएगी? आसार तो बन रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल AK सिवात साहब मौजूद हैं। जनरल साहब, आपका स्वागत है देश का सवाल में। जनरल साहब, आपको लगता है कि इस समय जो लद्दाख को लेकर तनाव बना हुआ है, ये डोकलाम से ज्यादा लंबा खिंचता दिख रहा है, क्योंकि LAC पे हालात जस के तस बने हुए हैं? बिल्कुल ठीक बोला मनीष, ये डोकलाम से बहुत ज्यादा खिंचेगा, क्योंकि जो चीन है 2 कदम आगे लेता है, 1 कदम पीछे लेता है। जो कहता है और वो करता है, उसमें बहुत फर्क है। देखो अभी आपने क्या है कि इसने पहले गलवान घाटी के अंदर, उसके अंदर आपके जो पेंगेंग त्सो और उसके बाद डैमचो, जो अब नया फ्रंट इसने खोला है देशपेंग और जो दौलत बेग ओल्डी का। आपको पता है कि दौलत बेग ओल्डी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो सब सेक्टर नॉर्थ का एक एयरफील्ड है, जो आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी जो रोड जाती है, उसकी क्षमता के कारण दौलत बेग ओल्डी में सब सेक्टर नॉर्थ, जिसके अंदर हमारी काबिलियत है कि हम वहां से काराकोरम से 8 किलोमीटर दूर हैं, तो कहीं ना कहीं हम काराकोरम हाईवे को भी इंटरवीन कर सकते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गिलगिट बाल्टिस्तान में जाता है, उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद जो शिनजियांग प्रोविंस से लासा के लिए जो अक्साइचिन में रोड बनाई है G29 219 जो हाईवे, उसको भी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये गेटवे है अक्साइचिन का, इसलिए इसको थोड़ा सा डर है चीन को, तो उसने अपनी मैक 6 मैकेनाइज डिवीजन और 5 मैकेनाइज क्या आया है। और हमने भी ये देख लिया है कि चीन का अब झुकाव उस तरफ हो रहा है, तो हमने अपने T90 जो है टैंक्स को भी लगाया है, M777 गन्स भी लगाई हैं, और हमने भी अपनी तैयारी कर ली है, क्योंकि चीन भी एक ये ऐसा इलाका है जो कि दौलत बेग ओल्डी के पास सब सेक्टर नॉर्थ, इसमें चीन और पाकिस्तान इकट्ठे मिलकर कर सकते हैं। बाईं तरफ आपके वेस्ट में पाकिस्तान है, ईस्ट में आपके चीन है, क्योंकि साइचिन ग्लेशियर में वो कुछ ना कुछ कर सकता है पाकिस्तान, और चीन कर सकता है साइचिन में। तो ये जो एक पॉसिबिलिटी बन रही है, इसको हम मद्देनजर रखते हुए हम कोई चांस नहीं ले रहे हैं। और याद होगा मनीष, इन्होंने क्या किया, चीन ने
स्कार्दू जो एयरफील्ड है गिलगित बाल्टिस्तान में वो ले ली है, क्योंकि चीन को प्रॉब्लम है कि जो तिब्बत ऑटोनमस रीजन में जितनी भी एयरफील्ड है वो हायर रीचेज में है, वो पेलोड कम ले जा सकती हैं, तो उन्होंने स्कार्दू जो है एयरफील्ड पाकिस्तान से लिए। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि जो डिसएंगेजमेंट के बाद चीन करता है उस पर आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीन की नीति ऐसी है कि आज जो चीज मानता है कल उसको ठुकरा देगा, 2 कदम आगे लेगा और 1 कदम पीछे लेगा। एक मिनट मनीष, 1 मिनट बाद देखो, आपको इतिहास जैसे वोरा साहब भी बता रहे थे, इतिहास गवाह है 1962 की जो लड़ाई हुई थी उसने हमारे से बातचीत 1959 में स्टार्ट कर दी थी, बातचीत में भारत को उलझाए रखा और आप लड़ाई की तैयारी करता रहा, और 1962 में गलवान से ही लड़ाई स्टार्ट हुई थी जहां पर हमारी एक प्लेटून को उन्होंने अटैक किया था जुलाई 62 में। तो चीन एक ऐसा देश है, भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है, आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा। जनरल साहब, चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी फौज, हमारी सेनाएं, इन पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि भारत है बलवान, इसलिए महफूज है गलवान, और गलवान हमारा था, हमारा रहेगा। इस विश्वास के साथ अब मैं आगे बढ़ता हूं अभिषेक मतिमान साहब के पास। जी हाँ, आप रिटायर्ड विंग कमांडर हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अभिषेक जी, इस स्कार्दू में वो पाकिस्तान जो कि अपना कर्ज चुकाना चाहता है चीन को, उसने अपना एयरबेस पाकिस्तान ने दे दिया है, ये कहकर पीओके के इलाके को कि चीन उसका इस्तेमाल कर सकता है। भारत पर दबाव बनाने के लिए आखिर चीन ने जिसे कर्जा दिया था अब उससे सूद वसूल रहा है। देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस स्कार्दू एयरफील्ड पाकिस्तान द्वारा चीन को दिए जाने पर हमें कोई खास आश्चर्य नहीं होना चाहिए, बिकॉज जिस तरह की के कोऑर्डिनेशन और जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग चाइना और पाकिस्तान के बीच हिस्टोरिकली रही है, उससे हम सब भली भांति अवगत हैं। ऑफ कोर्स ये हमें पता है कि एयरफोर्स के ऑपरेशंस के लिहाज से जो तिब्बत में जो इनकी एयरफील्ड्स थी वो सब हायर एलिवेशन पे थी, जिसके बारे में अलग अलग डिबेट्स में मीडिया पर कई बार इस पे डिस्कशन हो चुका है कि हायर एलिवेशन और हायर ऑल्टीट्यूड पे जो एयरफील्ड्स होती हैं वहां से जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो फुल पेलोड के साथ टेक ऑफ नहीं कर पाते हैं, जो आयुध और हथियार है पूरा फुल लोड नहीं ले जा पाते बिकॉज ऑफ द रेयरिफाइड एटमॉस्फेयर। अब स्कार्दू होने से, स्कार्दू को यूज करने से क्या होता है, उस एयरफील्ड का एलिवेशन कम है जिसमें जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाइना के होंगे वो अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से फंक्शन कर सकते हैं। लेकिन इन एनी केस जब जिस तरह का फैलाव, हिस्टोरिक फैलाव इस बार जो चाइना के ऑपरेशंस का है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, ये मच ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस ही है। हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारे जो इस वक्त पार्टनरशिप्स हैं, जो पिछले कुछ सालों में हमने पार्टनरशिप्स डेवलप करी है, जैसा हमारा इक्वेशन यूएस के साथ है, और रिसेंट टाइम्स में चाइना का जो बिहेवियर जो रहा है और जो उनकी वजह से सारा भारत नहीं, इनफैक्ट पूरा का पूरा विश्व त्रस्त है कोरोना वायरस की वजह से और अनेक परेशानियां, और चाइना ने खुद अपनी मुसीबतें इतनी बढ़ा ली हैं कि उन्होंने ईस्टर्न फ्रंट पे, वेस्टर्न फ्रंट पे, नॉर्दर्न साइड पे, सदर्न साइड पे सब तरफ अपने दुश्मनों की गिनती वो भी खुद ही दूसरों को कष्ट पहुंचा के इतनी बढ़ा लिए, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे ताइवान हो, चाहे अभिषेक जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि मेरे पास अभी ये 2 और मेहमान हैं जिन्हें इस बहस में लाना है। मेरे साथ साधना भारती कांग्रेस की प्रवक्ता और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। साधना जी, आपसे सवाल, क्योंकि अभी ब्रेकिंग खबर आई है, इससे पहले कि देश का सवाल शुरू होता उसके पहले एक ब्रेकिंग खबर आई। महाराष्ट्र में जो आपके सहयोगी हैं उन्होंने आप ही पर उंगली उठा दी है कि बेवजह का विवाद आप लोग क्यों खड़ा कर रहे हैं, क्यों सवाल कर रहे हैं। 62 को, कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए। आप ही के सहयोगी अगर ऐसी सीख दे रहे हैं तो मुझे लगता है आप लोगों को सोचना होगा कि महाराष्ट्र की सरकार का भी क्या होगा। देखिए, सरकारों के बारे में तो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सोचती है। चाहे कोरोना का कहर हो, तब भी उन्हें मध्य प्रदेश में सरकार बनानी थी तो गिराने में लगे रहे, विधायकों की मंडियां लगाते रहे। तो वो देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ सीधे और सपाट शब्दों में, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बहुत जिम्मेदारी से कहूंगी, बीजेपी तो आपकी विरोधी है, ये जग जाहिर है। मैं आपके सहयोगी के सवाल उठाने की बात कर रहा हूँ। मनीष जी,
मैं आपसे एक निवेदन करूंगी, पहले आप मेरी बात पूरी होने दें, उसके बाद आप जरूर दोबारा से काउंटर क्वेश्चन कर दीजिएगा। मैं ये कहना चाहती हूं कि हम तो देश हित में लोकतंत्र में सवाल उठाएंगे और डंके की चोट पर उठाएंगे और पूछेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि सर्वदलीय बैठक के बाद, आप सर्वदलीय बैठक में तो ये कह देते हैं कि नहीं नहीं कोई घुसपैठ नहीं हुई। आप अपने रक्षा मंत्री, अपने विदेश मंत्री, देश के सुरक्षा विशेषज्ञ, मीडिया के द्वारा छापी गई तस्वीरें, मीडिया कर्मियों के द्वारा दिखाई गई सैटेलाइट की तस्वीरों को नकार देते हैं और आप उससे विपरीत उल्टा बोलते हैं। तो हम सवाल क्यों ना पूछे, जबकि ये बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी की सभासद लद्दाख में है, टेलीग्राफ को इंटरव्यू देती हैं और कहती हैं, साधना कोट जी, कर आप रही उनकी रटे लाइनें रटाए जवाब कि दे मैं रही हैं। भेड़ चराने के साधना लिए जी, जहां भेज आपको सकती एयर थी टाइम वहां का नहीं महत्व भेजती हूं, पता होता है। क्योंकि आप रटे रटाए जवाब दे रही हैं। आप मेरा सीधा सवाल है देखिए, ये और सीधा सर्टिफिकेट जवाब आप ना चाहिए। दें, आप रटे। पृष्ठभूमि में न जाएं। आप मैं इससे ये रटा पहले हुआ भी बोल आई रही थी हूं, और आप इसका अगर जवाब लद्दाख दे की चुकी हैं। सभासद मनीष जी, मनीष जी, पहली बात रटे रटाए शब्द तब होते हैं जब मैं अपने शब्द बोल रही हूं। मैं तो किसी की लाइन कोट कर रही हूं, मैं रटे रटाए शब्द तो नहीं बोल रही। मैं तो ये बता रही हूं कि सभासद क्या कह रही हैं लद्दाख की, जो भारतीय जनता पार्टी की है। मैं ये बताना चाहती हूं, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ये कहा तापिर गांव ने कि 50 से 60 किलोमीटर की जमीन लद्दाख, वहां अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहां पर चीन की सेनाओं ने कब्जा किया है। तो क्या उनकी बातों को नकार देंगे आप मना कर देंगे कि हाँ सैन्य जो अधिकारी हैं वो झूठ बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, विदेश मंत्री झूठ बोल रहे हैं? अरे लोकतंत्र में है शर्म, सवाल उठाएंगे, हमारा अधिकार है सवाल उठाने का। और इन्होंने तो एक नीति अपना ली है, डाइवर्ट एंड रूल की नीति अपना ली है। तो हम तो जवाब वही देंगे और सीना ठोक कर पूछेंगे आप क्या कह रही है, जवाब दे रहे हैं। हम तो सवाल पूछेंगे ना, बताइए। साधना जी, आप मेरा जवाब नहीं दे रही हैं, मुझे इस बात का खेद है। मैं अब गोपाल जी से पूछता हूँ, लोकतंत्र में अगर पार्टी सवाल उठाती है, आपसे सवाल उठा रही है, तो आप लोग तिलमिला जा रहे हैं कि आखिर चीन से पैसे क्यों लिए। गोपाल जी, आपसे सवाल है, ऐसे नाजुक मोड़ में आपके पास केवल गड़े मुर्दे उखाड़ना और 15 साल पुरानी बात निकालकर आप चाहते हैं कि प्रतिपक्ष आपके साथ रहे? मनीष जी, देखिए, सबसे पहली बात कि कांग्रेस जो है वो कह रही है हम सवाल उठाएंगे, जवाब नहीं सुनेंगे, और जवाब सुनेंगे तो उसे मानेंगे और फिर से वही प्रश्न उठाएंगे। तो यह पूरा 15-20 दिन से इनका यही प्रक्रिया चल रही है। हमने इनके सारे प्रश्नों के प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में जवाब दे दिया। यहाँ पे वेरियस डिबेट्स में हमारे प्रवक्ता सब जवाब दे रहे हैं, हमारे पदाधिकारी जवाब दे रहे हैं। तो इनका प्रश्न क्या है? एक ही तो प्रश्न है कि चीन घुसपैठ कर गया, चीन के खिलाफ आप लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमने उसका सारी आर्मी ने जवाब दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दे दिया, हमारे जो एम्बेसडर्स हैं उन्होंने जवाब दे दिया। विश्व हमारी बात को मान रहा है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, पोम्पो ने साहब ने कह दिया कि हम अब भारत युद्ध के लिए तैयार है और हम इसके साथ खड़े हैं। तो जब इनको स्पष्ट रूप से हमने बता दिया कि चीन की नापाक इरादे के प्रति हमारी सेनाएं, सशक्त सेनाएं साधना जी, गोपाल जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। गोपाल जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेने की मजबूरी है। ब्रेक के बाद आऊंगा तो आपसे मैं चर्चा भी करूंगा और आपके छूटे हुए जवाब पर जवाब भी आप पूरा कर लीजिएगा। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर चीन एक नया पैतरा लेकर आया है और उससे हिंद महासागर में परमाणु सबमरीन उतार दी है। जी हां, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
और अब दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर। इंडिया न्यूज और पेटीएम फर्स्ट गेम्स मिलकर एक क्विज लेकर आ रहे हैं। इस क्विज में आपसे रोज इंडिया न्यूज के शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9 बजे के बुलेटिन में सवाल पूछे जाएंगे। इसके जवाब पेटीएम फर्स्ट गेम्स पर देने वाले लकी विजेताओं को पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप के जरिए 10 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर आज का सवाल है इंडिया न्यूज पर चलने वाले शो मुझे जवाब चाहिए के एंकर कौन है? विकल्प ए शहजाद पूनावाला, विकल्प बी शुभ्रा सुमन, विकल्प सी राकेश पांडे, विकल्प डी राशिद हाशमी। जवाब देने के लिए अभी डाउनलोड कर लें पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐप और विजिट करें paytmfirstgames.com। ये पता होना चाहिए कि भारत की सेनाएं, थल सेना, वायु सेना, नौसेना उसको पटकनी ऐसी देंगी कि वो उठकर खड़ा भी नहीं हो सकेगा। जी हां, जय हिंद की सेना है चीन। समझ जाओ, भारत है बलवान, इसलिए सुरक्षित है गलवान। जी हां, आपके टीवी स्क्रीन पर भारत की ताकत आप लगातार देखते रहे हैं और हम फिर एक बार दोहराते हैं कि हम भारतीय वायुसेना की अपील का सम्मान करते रहेंगे। मेरे साथ देश का सवाल में वो सभी मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर दीपक वोरा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। चीन की ये हिमाकत, जी हां, ये हिमाकत हिंद महासागर में परमाणु पनडुब्बी यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन, सतह पर उसने अमेरिकी युद्धपोत और बेड़ा देखा तो उसने हिंद महासागर की ओर उसने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन आगे बढ़ा दी सतह से। आपने एक बहुत अच्छी चीज कही थी गलवान के बारे में कि हमारा है गलवान, भारत है बलवान, भले ही आना चाहता है वहां पर एक हैवान। ये बहुत स्पष्ट है आज कि जो हमारी ताकत है क्षमा कीजिए, लोग हमें कहते हैं कि 1962 को मत भूलिए, चीन हमें कहता है, हम बिल्कुल नहीं भूले। उसी के कारण तो आज हमारी इतनी मजबूत सेना है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कहता है दुनिया की टॉप 4 फोर्सेस में। सर, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ मैं हिस्टोरियन भी हूं। एक रोमन साम्राज्य के एक एम्परर थे शहंशाह कैलिगुला। तो वो बहुत ही कठोर व्यक्ति थे, बहुत ही दुष्ट व्यक्ति थे। जिन देशों पर रोमन साम्राज्य ने हुकूमत की वहां के लोगों को सताते थे। उनके अपने लोगों ने कहा, सर आप इतने दुष्ट क्यों हैं, लोग आपसे नफरत करते हैं। उन्होंने जवाब दिया, भले ही वो मुझसे नफरत करे, वो मुझसे डरे तो ठीक है। ये कैलिगुला ट्रैप में चीन गिर चुका है। सर, नफरत पूरी दुनिया अब उनसे कर रही है और डर खत्म हो रहा है, बौखला गया है। अमेरिकन हैं, फिलीपीन है, जापानीज हैं, वियतनामीज हैं और खड़ा हुआ दृढ़ सबसे मजबूत भारत है। अभी आपने मेजर जनरल साहब से बात की, आपने विंग कमांडर साहब से बात की। सर, आप दोनों को मैं सैल्यूट करता हूं। टुडे इंडिया स्टैंड्स टॉल क्योंकि आप जैसी संतान है भारत के पास जो अपना खून बहाने को तैयार है फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया। सर, हमारे सामने आज कोई नहीं टिक सकता। लेट मी अश्योर यू, जो हो रहा है इस वक्त साउथ चाइना सी में, चाइना और बौखला गया है, हटेगा पीछे जरूर, लेकिन अब वो फेस सेविंग कॉम्प्रोमाइज ढूंढ रहा है। सर जी, मेजर जनरल AK सिवाच साहब, आपने दीपक वोरा साहब की बात सुनी। मेरा सवाल इस समय आपसे ये बनता है सिवाच साहब, वो ये कि चीनी प्रोपेगेंडा, एक ऐसा झूठ का प्रोपेगेंडा जो वो फैला रहा है, वो फैला रहा है। एक फिल्म की क्लिप है, टॉप गन नाम की फिल्म है, उसका एक सीन लेकर चीन लगातार झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। वो क्या चाहता है? और जनरल साहब, इस समय लद्दाख में भारत जो अपनी संचार सुविधाएं, जो टावर लगा रहा है, जो बढ़ा रहा है, इसके क्या संकेत और संदेश समझे जाने चाहिए? देखो मनीष, इसमें कोई दो राय नहीं। साइबर वारफेयर, इंफॉर्मेशन वारफेयर, मिस इंफॉर्मेशन, स्पेस वारफेयर में चीन बहुत आगे बढ़ चुका है और चीन जो है एक प्रकार से अफवाहें बड़ी जल्दी फैलाता है और इस चीज का हमको ध्यान देना है। इसको आपको काउंटर करने के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से कार्रवाई करनी है। ये बड़ी अच्छी बात है। भारत ने भी एक जो स्पेस डिव और साइबर डिव बना ली थी और उस पर काम हो रहा है।
तो भारत इस चीज से चौकन्ना रहना चाहिए कि जो चीन का प्रोपेगेंडा मशीन है वो बहुत बड़ी है और वो एक प्रकार से आपको पूरे वर्ल्ड में मानी गई है। हमको इसके लिए चौकन्ना है, चाहे इनका माउथ पीस ग्लोबल टाइम हो, उनकी जो प्रेस है वो कंट्रोल है कम्युनिस्ट पार्टी से, एक ही आवाज आती, भारत की तरह नहीं कई आवाजें आती हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान देखना है। दो बातें और मैं मनीष जी को बताना चाहता हूं जो इंडियन ओशन के बारे में बात कर रहे थे, जो बहुत महत्व वाली हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि इंडियन ओशन उसकी एक सॉफ्ट वैली है चाइना की। चाइना को मालूम है 60 से 70% उसका जो ट्रेड है वो जाता है इस इंडियन ओशन के थ्रू, और वहां पर उसकी कमजोरी है क्योंकि भारत की जो इंडियन नेवी है वो काफी सुपीरियर है इस जगह में। उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं, सबमरीन भी हैं, फ्रिगेट भी हैं। अभी हमने M60R भी ले लिए हैं जो एंटी सबमरीन हैं और एंटी शिप हैं। और उसके साथ साथ अमेरिका भी अभी जो आप यूरोप से कुछ ट्रुप्स निकाल के, ऑस्ट्रेलिया भी है जल साहब, ऑस्ट्रेलिया भी है, हाँ ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया। तो एक प्रकार से ये झुंड है, ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो इसने है कर रखी है चीन ने, उसको भी हमने तोड़ दिया। वो है कोवा कोप्पू म्यांमार में, चिटागोंग आपके बांग्लादेश में, हमन टोटा श्रीलंका में, जिबूटी आपके ईस्ट अफ्रीका में, और ग्वादर जो है पाकिस्तान में। मगर हमने जिस प्रकार से उसको किया है, जिस प्रकार से हमारा दबदबा है इंडियन ओशन में, तो चीन उस चीज से भी काफी घबरा है। ये बहुत अच्छा किया जिस प्रकार से इंडियन नेवी पूरे इंडियन ओशन में छा गई है। और जैसे आपने बताया क्वाड और क्वाड प्लस, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, अमेरिका, और उसके साथ आपके जो है अभी साउथ कोरिया भी आपके साथ आ गया, फिलीपीन, इंडोनेशिया। तो एक प्रकार से चीन को पूरी तरीके से घेरा जा रहा है। चीन को इस बात का महसूस हो गया है कि अब वो जो है उसका टाइम ऐसे नहीं चलेगा। इसी प्रकार से भारत की जो एयरफोर्स है उसने भी जो हमारे को जनरल साहब मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा। जनरल साहब मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा, और मेरा सवाल आपसे यह है क्योंकि आपका मैं एक बार मोबाइल देख रहा था तो उसमें आपकी स्टेटस और डीपी प्रोफाइल जो थी वो पेंगोंग लेक की एक तस्वीर थी। आप स्टीमर एक बोट पर बैठकर आप पेट्रोलिंग कर रहे थे जब आप वहां तैनात थे। तो आखिर चीन के लिए पेंगोंग लेक क्यों दुखती नस है? ये पेंगोंग 135 किलोमीटर है, 45 हमारे पास है और 90 उसके पास है, और उसके 8 फिंगर्स हैं। एक फिंगर एक हमारी तरफ है, 8 चाइना की तरफ है। हम कहते हैं LAC फिंगर 8 से जाती है और चीन कहता है फिंगर 2 से जाता है। अभी इसने टाइम में फिंगर 4 से 8 के बीच में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। वो इसका रीजन ये है जो वहां से वो हाइट्स है उसको पकड़ के ये एक प्रकार से जो लेक है उसको डोमिनेट कर सकता है, और जो लुकुंग है जहां पर बोटें खड़ी होती है हमारी स्पीड बोट, उसको भी ये एक प्रकार से डोमिनेट कर सकता है। मगर भारत इसके ऊपर है कि जब तक आप फिंगर 8 तक नहीं जाएंगे बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। तो एक प्रकार ये एक पोस्चरिंग है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं मनीष। इतनी जल्दी चीन फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर यही सवाल सभी के मन में है। जल साहब यही सवाल सबके मन में है कि आखिर पेंगोंग लेक, दौलत बेग ओल्डी, ये सारे इलाके पर आखिर चीन की नजर क्यों है? आपने जिस तरह से समझाया जनरल साहब, मैं ये समझता हूं कि एक एक कर आपने एक एक स्टेप से बताया कि आखिर चीन क्यों बौखलाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है। मेरे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड अभिषेक मतिमान है। अभिषेक जी, आखिर चीन का पार्टनर पाकिस्तान बाहें खोले उसके लिए खड़ा है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा, चीन जानता है कि सियाचिन पर भारत का दबदबा है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अगर कोई फौज है तो वो भारतीय फौज है। ऐसी स्थिति में आप देमचोक में अगर आप देखें तो अब उसने देमचोक में जो दबाव बनाया है ये अपने आप में एक और संकेत देता है कि देमचोक से भी वो भारत की ओर या LAC को क्रॉस कर अपने इरादे को पूरा करना चाहता है। देखिए अवस्थी जी, अभी अभी आपने एक बात बोली थी कि चीन आखिर इतना बौखलाया हुआ क्यों है, तो मैं फॉर द बेनिफिट ऑफ सारे व्यूअर्स के मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं आपको क्या है। चीन ने हाल ही के सालों में, इनफैक्ट पिछले साल से, जब से हमने आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से एब्रोगेट किया है, उसके बाद से चीन ने पहली बार भारत के इतिहास में देखा
कि कोई ऐसी सरकार आई जिसने जो कहा था वो करना शुरू कर दिया है। उसके बाद हमारे पार्लियामेंट में भी इनफॉर्मल फोरम्स ये कहा गया और अथॉरिटेटिवली ये कहा गया कि अक्साई चिन्ह और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारा है। जाहिर सी बात है, जब चीन जैसा देश जो आपका पड़ोसी देश होता है और अक्साई चिन्ह जिसको उसने इलीगली इस वक्त ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उनके महकमे में हलचल तो होनी ही थी। तो अब और उसके साथ क्या हो रहा है देखने में यह आ रहा है कि इतने सालों में पहली बार जो हमारे पेंडिंग रोड प्रोजेक्ट्स थे, जिनके जरिए जो पेंडिंग पड़े थे, जानबूझकर पेंडिंग रखे गए थे किसी अलग डर की वजह से, और रिसेंट टाइम्स में पिछले कुछ सालों में उनमें बहुत ही तेजी से प्रगति हुई है। ये जो आपका दारबुक, शोक और डीबीओ वाली जो हाईवे डेवलप हो रहा है, उससे प्लस जिस तरह के बयानात और जिस तरह का एक्शन हमने ग्राउंड में J&K में लिया, उसकी वजह से ये एक कंबाइंड इफेक्ट है जो चाइना पे असर किया। तो वो अपनी ओर थ्रेटेंड फील कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। चाइना की पुरानी पॉलिसी रही है सलामी स्लाइसिंग। जब उन्होंने अब ये मूव करना शुरू किया कि भाई सारे विश्व को तो आपने कोरोना वायरस में फंसा दिया है, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान, तो यही मौका है कि आप इधर से दबाव बनाएं ताकि दे विल गिव अप। लेकिन उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया था कि इस वक्त जिस तरह का हमारा लीडरशिप है और जिस तरह का हम रवैया लेकर चल रहे हैं, उन्होंने इस तरह का रेजिस्टेंस इमेजिन नहीं किया। अभिषेक जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि हमारे सियासी मेहमान और नुमाइंदे आखिर इनकी खामियां नहीं है, दोनों एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं और अभी भी इस वक्त नाजुक दौर में भी वो एक दूसरे पर उंगली उठाने से बाज नहीं आ रहे। गोपाल जी, आपका जवाब अधूरा रह गया था, लेकिन मेरा सवाल आपसे अब भी है कि आखिर ऐसे मोड़ में आपको इतिहास में जाकर 15 साल पुरानी बातें और गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना चाहिए, जबकि आपको सबको एक साथ एक राष्ट्रीय विचार और देशभक्ति से चीन को परास्त करना है? प्रश्न बहुत जायज है। मैं इसमें एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो शरद पवार जी का एक हिस्सा आपने बताया कि 1962 को कांग्रेस ने नहीं भूलना चाहिए, दूसरा हिस्सा भी था उसमें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये मनगढ़ंत और अनर्गल प्रश्न क्यों उठा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कांग्रेस बार बार अनर्गल और मनगढ़ंत और अभी वक्त की नजाकत को ना जाने हुए प्रश्न जो उठा रहा है, उसका क्या कारण है। उसी को नड्डा जी ने आज बताया कि जो प्रो चाइना स्टैंड कांग्रेस के लीडर खासकर सोनिया जी और राहुल गांधी जी ले रहे हैं, उसका कारण ये है कि राजीव गांधी फाउंडेशन के तहत इन्होंने चीन से पैसे खाए हैं और चीन के सपोर्ट में इन्होंने रिपोर्ट साधना जी, गोपाल जी का आप पर बड़ा आरोप है, बीजेपी का बड़ा आरोप है, आपने पैसे लिए इसलिए आप चीन के लिए सॉफ्ट हैं और उसके सपोर्ट में रिपोर्ट भी देते हैं और उसके सपोर्ट। साधना जी, गोपाल जी, साधना जी से जवाब ले रहा हूँ। गोपाल जी, निवेदन है मेरा, मुझे बोलने दें। गोपाल जी, निवेदन जी। पहली बात तो मैं उनको ये कहूंगी, बड़ा अचरज होता है कि ये मैंने कहा ना, डाइवर्ट एंड रूल करने का प्रयास करते हैं। आप पहले फाउंडेशन की अगर बात करते हैं, चाहे वो विवेकानंद फाउंडेशन हो, सरस्वती शिशु मंदिर फाउंडेशन हो, कोई भी फाउंडेशन हो, उसका लेखा जोखा सबको देना पड़ता है फंडिंग का। वेबसाइट पर चेक कर लीजिए, कोई अगर आपको गलत बात लगती है एक्शन लीजिए, आप सरकार में। ये तो अचरज की बात है, पहली बार हमने देखा कि एक सरकार जिसके प्रधानमंत्री है वो आते हैं, वो विपक्ष से 10 सवाल पूछते हैं। अरे ऐसा कभी होता है क्या? और सुनिए ना गोपाल जी, बीच में मत, कृपया निवेदन है मेरा, प्लीज। मैं आपसे सम्मान्य गोपाल जी, बीच में मत बोलिए। तो आप ये साधना जी, गोपाल जी, मेरे पास इतना ही वक्त है। साधना जी, गोपाल जी, मेरे पास इतना ही वक्त है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, हमने 2 शब्द सुने हैं जो भारत जिसके लिए जाना जाता है। साधना जी शांत। भारत जिस चीज के लिए जाना जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन इस समय इस नाजुक दौर में मैं ये चाहूंगा कि राजनीतिक दल यूनिटी इन एडवर्सिटी हो। चीन झूठ पर झूठ बोलता रहेगा, लेकिन चीन को चौतरफा घेरने के लिए सारी दुनिया एक है। फिर एक बार मैं कहूंगा, भारत और भारत की सेनाएं बलवान है, इसलिए गलवान सुरक्षित है। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।